स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस लाइव स्ट्रीम में। आज का टॉपिक हमारा है नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क यानी कि एनसीएफ 2005। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसलिए जल्दी जल्दी आप सभी लोग जुड़ जाइए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो आज आपकी इंपॉर्टेंट होगी सभी टीचिंग एग्जाम के लिए। आपको सीटेट का एग्जाम देना है, यूपी टेट देना है, एमपी टेट, रीट, किसी भी टीचिंग एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, सभी में एनसीएफ के क्वेश्चन आते हैं। 3 से 4 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं एनसीएफ पे, ठीक है। तो प्लीज जल्दी जल्दी आप सभी लोग जुड़ जाइए। हम वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं और एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक देखिएगा पूरी इंफॉर्मेशन के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि कैरिकुलम किस भाषा का शब्द है, ये आपको बताना है। इसका मतलब देखिए ऊपर लिखा गया है एनसीएफ का जो फुल फॉर्म होता है नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, यही होता है। तो ये आपके सामने जो कैरिकुलम लिखा हुआ है, इसी कैरिकुलम को पूछ रहा है किस भाषा का वो शब्द है। ऑप्शन है आपके फ्रेंच, लैटिन, इंग्लिश या फिर यूनानी। तो ध्यान रखिएगा कि जो कैरिकुलम भाषा है वो आपका लिया गया है लैटिन भाषा से, तो बी ऑप्शन जो होगा वो आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अपने अपने आंसर प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिखते रहिए, मैं सभी के रिप्लाई वहां पर कर रहा हूं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर 2017 का है वो क्वेश्चन है, ठीक है। एनसीएफ 2005 का प्रारंभ रविंद्रनाथ टैगोर के किस निबंध से होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपके भाग्य प्रगति, बच्चों की समझ, सी ऑप्शन है सभ्यता और प्रगति, या फिर डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखिएगा जो एनसीएफ 2005 की जब स्टार्टिंग हुई तो रविंद्रनाथ टैगोर जी का एक निबंध था जिसका नाम था सभ्यता और प्रगति। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सभ्यता और प्रगति से ही एनसीएफ 2005 की स्टार्टिंग हुई थी। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको बार बार बता रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 कि एनसीएफ 2005 में बल किस पर दिया गया था, यानी कि ज्यादा फोकस किस पर किया गया था, ये पूछ रहा है, ठीक है। ऑप्शन है आपके शिक्षा पर, शांति पर, विश्वास पर, या फिर शिक्षा और शांति पर। ध्यान रखिएगा एनसीएफ 2005 में जो सबसे ज्यादा बल दिया गया, सबसे ज्यादा फोकस किया गया था, वो किया गया है शिक्षा और शांति पर, यानी कि जो डी ऑप्शन होगा वो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ कि सामाजिक अध्ययन शिक्षण का राष्ट्रीय पाठ्यक्रम कब बनाया गया। देखिए स्टूडेंट जो होते हैं वो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि यहां पर ऐसा कुछ भी एनसीएफ से रिलेटेड नहीं लिखा गया है। लेकिन ये जो सामाजिक अध्ययन शिक्षण लिखा गया है, इसका आप एक फॉर्म बता सकते हो कि हाँ ये भी एक एनसीएफ का ही फॉर्म होता है। तो ये पूछ रहा है कि कब बनाया गया था। ऑप्शन है 2001, 3, 5 या फिर 7, ठीक है। ध्यान रखिएगा एनसीएफ के नाम से ही पता चलता है कि एनसीएफ 2005, इसका मतलब कि लॉन्च हुआ था कब, 2005 में। तो सी ऑप्शन जो होगा वो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 कि यशपाल शर्मा समिति में कुल कितने सदस्य थे। ध्यान रखिएगा जब एनसीएफ 2005 स्टार्टिंग हुई, यह भी क्वेश्चन बनता है कि जब एनसीएफ 2005 स्टार्ट हुआ तो उस टाइम उसके अध्यक्ष कौन थे। ध्यान रखिएगा जो यशपाल शर्मा जी हैं, जब एनसीएफ 2005 स्टार्ट हुआ उस टाइम के ये क्या थे, अध्यक्ष थे। उन्हीं के नाम पर ये यशपाल शर्मा समिति बनी है। लेकिन अब यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ रहा है कि यशपाल शर्मा समिति में कुल कितने सदस्य थे। सही जवाब जो होगा उसका होगा 38, जो पूरे 38 सदस्य थे किसमें, यशपाल शर्मा समिति में, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब एक चीज आपको और करना है कि जो भी नए लोग जुड़ गए हैं प्लीज सब्सक्राइब बटन में प्रेस कर दीजिए और यहां बगल में ही एक बेल आइकन होगा उसको भी ऑन कर दीजिए। सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको वहां से मिल जाया करेंगे, ठीक है। और आप लोगों के कहने पर एक डिस्कशन का ग्रुप बना दिया गया है, एक क्विज कराने का ग्रुप बना दिया गया है टेलीग्राम पर। तो मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वीडियो जब एंड हो जाएगी तो उस लिंक पर आप क्लिक करके टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। वहां हम बहुत सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, आपके जो भी डाउट्स होंगे वहां पर हम क्लियर कर लिया करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने कि राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की भाषा का फार्मूला क्या था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन है आपके 1 स्तरीय, 2 स्तरीय, 3 स्तरीय, या फिर इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखिएगा जो राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की भाषा थी उसका फॉर्मूला था 3 स्तरीय, यानी कि सी ऑप्शन जो होगा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। वो कौन कौन से मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में समझाता हूं बहुत अच्छे तरीके से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 और एग्जैक्टली में ये कोई क्वेश्चन नहीं है, बट मैंने जो 6th वाला क्वेश्चन था उसी को यहां पर
समझाने के लिए मैंने एक नया क्वेश्चन यहां पर बना दिया है। तो कहता है कि प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा और तृतीय भाषा क्या है, ये आपको बताना है। मैं आपको समझाता हूं। देखिए यहां पर लिखा हुआ है प्रथम, तो प्रथम भाषा में आता है हमारा हिंदी, और हिंदी हमारी क्या है, हिंदी हमारी राष्ट्रीय नहीं, हमारी हिंदी जो है वो राजकीय भाषा है। कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो कहते हैं कि जो हिंदी है वो हमारी राष्ट्रीय भाषा है। नहीं, बिल्कुल नहीं, जो हिंदी है वो हमारी राजकीय भाषा है, ध्यान रखिएगा। सेकंड है द्वितीय भाषा की हम बात करें तो हम लेते हैं उसको अंग्रेजी को, क्योंकि अंग्रेजी क्या है, एक अंतरराष्ट्रीय भाषा है, तो हमने इसको दूसरी भाषा के रूप में इस्तेमाल किया है। तृतीय हम कंसेप्ट देखते हैं तो वो हमारा स्थानीय भाषा, जैसे कि अगर कोई पंजाब का है तो पंजाबी बोलेगा, तमिल का है तो तमिल बोलेगा, है ना, गुजरात का है तो गुजराती बोलेगा। इस तरीके से जो स्थानीय भाषा है उसको हमने रखा है तृतीय भाषा में। तो पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को मैंने आपको समझा दिया, जो भी क्वेश्चन जो मैंने बात किया था क्वेश्चन नंबर 6 में त्रिस्तरीय भाषा के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने, किस मंत्रालय की पहल पर एनसीएफ 2005 तैयार किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 2018 का क्वेश्चन है, सीटेट 2018 का क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। आपको मंत्रालय बताना है कि किस मंत्रालय की पहल पर एनसीएफ 2005 तैयार किया गया। ऑप्शन है शिक्षा मंत्रालय, कानून मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय या फिर राष्ट्रीय विकास परिषद। ध्यान रखिएगा जो एनसीएफ 2005 है वो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पहल पर स्टार्ट किया गया था। और अब आपका एक काम और है कि अगर आपको पता है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मंत्री कौन है, तो जब वीडियो एंड हो जाएगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, ठीक है। तो 8th का जो सी ऑप्शन होगा वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने कि एनसीएफ 2005 जब तैयार किया गया तो निदेशक कौन थे। बहुत कंफ्यूजन क्वेश्चन होता है, कोई निदेशक देखता है चाहे कोई अध्यक्ष देखता है, हर कोई यशपाल जी पर ही क्या करता है, टिक करके आता है। ध्यान रखिएगा ऐसा आपको नहीं करना है, यहां पर कंफ्यूज वाला क्वेश्चन है ये। जो निदेशक थे एक्चुअली में थे वो थे आपके कृष्णपाल जी, यानी कि जो बी ऑप्शन होगा वो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जब एनसीएफ 2005 तैयार किया जा रहा था तो वहां पर अध्यक्ष बनाया गया था यशपाल जी को, यानी कि ए ऑप्शन, अगर अध्यक्ष की बात की जाती तो सही होता, लेकिन यहां पर बात की जाए निदेशक की तो निदेशक बनाए गए थे कृष्णपाल जी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने कि एनसीएफ 2005 का प्रमुख सूत्र क्या है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है लर्निंग विथ फन, लर्निंग विथ प्ले, लर्निंग विथआउट बर्डन या फिर लर्निंग विथ कंसंट्रेशन। आपने अपने आंसर आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखते रहिए, मैं सभी के रिप्लाई वहां पर कर रहा हूं। ध्यान रखिएगा जो एनसीएफ 2005 का उसका जो प्रमुख सूत्र था, उसका जो मेन फोकस था वो था लर्निंग विथआउट बर्डन, यानी कि सी ऑप्शन होगा वो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसको हम अगर हिंदी में कहें तो वो कहेंगे शिक्षा बिना बोझ के, ठीक है। ध्यान रखिएगा इसको हिंदी में आप ध्यान रख सकते हैं, शिक्षा बिना बोझ के जो प्रमुख सूत्र था एनसीएफ 2005 का, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 कि एनसीएफ 2005 में सुझाव दिया गया कि सूचना को क्या मानने से बचा जाए। मतलब कि अगर कोई किसी को सूचना दे रहा है तो आप उसको क्या ना मानिए, वो बताया गया था एनसीएफ 2005 में, ठीक है। ऑप्शन है आपके बुद्धि परीक्षण, ज्ञान, अज्ञान या फिर इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखिएगा एनसीएफ 2005 में सूचना को ज्ञान ना मानने से बचने के लिए कहा गया है, तो बी ऑप्शन जो होगा वो हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ध्यान रखिएगा 2016 का ये क्वेश्चन है सीटेट का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने कि एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों की गलतियां क्यों महत्वपूर्ण हैं। एनसीएफ 2005 में आप ध्यान रखिएगा कि वहां पर बच्चों की गलतियों के बारे में भी बताया गया है, वही यहां पर पूछ रहा है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों की गलतियां क्यों इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन है वो बच्चे हैं तो गलती करेंगे, कोई जरूरी नहीं कि अगर वो बच्चे हैं तो गलती करेंगे ही करेंगे। बी ऑप्शन है कठिन प्रश्न में गलती करते हैं, गलत। यह समाधान को पहचानने में सहायता करती है, बिल्कुल सही बात है। जो सी ऑप्शन होगा वो हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जब तक कोई बच्चा, यहां तो बच्चे की बात की जा रही है, लेकिन हम कहते हैं कि अगर कोई बड़ा है, जब तक वो फेल नहीं होता, जब तक वो कुछ गलत काम नहीं करता, तब तक उस काम से वो सीखता नहीं है। तो हमेशा गलती जो होती है वो दूसरे को जो है समाधान पहचानने में सहायता करती है, चाहे वो बच्चा हो या फिर बड़ा हो। तो जो 12th है उसका सी ऑप्शन होगा वो हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, शिक्षा बिना बोझ के जो एनसीएफ 2005 का प्रमुख स्रोत है, इसका अर्थ क्या होता है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, लर्निंग विदाउट बर्डन, वही है शिक्षा बिना बोझ के पूछ रहा है। जो एनसीएफ 2005 का प्रमुख स्रोत है, उसका अर्थ क्या है। ऑप्शन है कम होमवर्क देना, खेल पर ज्यादा ध्यान देना, या फिर सी ऑप्शन है पाठ्य चर्चा के बोझ को कम करना, या फिर डी ऑप्शन है खेल के साथ पढ़ाना। आपने अभी जल्दी पेपर वगैरह में पढ़ा होगा कि सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड, दोनों बोर्ड ने अपने पाठ्यक्रम का 30% कम कर दिया है। ठीक है, ये सब कुछ होता है एनसीएफ 2005 के अंतर्गत। तो ध्यान रखिएगा, पाठ्य चर्चा के बोझ को कम करना ही क्या है, प्रमुख स्रोत, इसका अर्थ है एनसीएफ 2005 का। तो सी ऑप्शन होगा वो हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब आप इस क्वेश्चन को कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि मैंने आपको यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड अभी हाल ही में ऐसा किया है, उन्होंने 30% अपना सिलेबस कम कर दिया है ताकि बच्चों पर बोझ ना पड़े। लॉकडाउन आपको पता है चल रहा है, स्कूलें नहीं चल पा रही हैं, तो उन्होंने बच्चों के ऊपर से जो बर्डन था सिलेबस का वो कम कर दिया है। ठीक है, तो सी ऑप्शन होगा 13 का वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 14 कि एनसीएफ 2005 सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यहां पर लग गया है, प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र क्या होना चाहिए, ये आपको बताना है। ऑप्शन है कक्षा में बच्चों से प्रैक्टिस कराना, बिल्कुल नहीं, ये कोई सोर्स नहीं है। बी ऑप्शन है गणित के सूत्र बार बार याद कराना, जी नहीं, ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट नहीं है एनसीएफ 2005 का। सी ऑप्शन है कक्षा में पढ़ाई गई टॉपिक्स को विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जोड़ना, बिल्कुल सही बात है। एनसीएफ 2005 हमेशा यह कहता है कि बच्चों को स्कूल के साथ साथ उनको बाहरी ज्ञान भी देना बहुत आवश्यक है। तो सी ऑप्शन होगा वो हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं किताबी कीड़ा है, हमेशा किताब में घुसा रहता है। ठीक है, ऐसे लोग कभी भी लाइफ में बहुत कुछ नहीं कर पाते। आपको हमेशा किताब तो पढ़नी ही पढ़नी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन किताबों के साथ साथ जब तक आप बाहर की दुनिया नहीं देखोगे तब तक आप बहुत कुछ नहीं सीख पाओगे। अगर आप मेरी बात मानो तो कभी भी आपको लाइफ में टाइम मिलता है, आप कभी भी जॉब पा जाओ या फिर अपने हिसाब से कुछ पैसे अगर इधर उधर से बच जाएं आपके, तो आप थोड़ा सा टाइम साल में कम से कम एक बार आप किसी और स्टेट में किसी ऐसी जगह घूम करके आओ। आप, मैं गारंटी लेता हूं कि आप ऐसा कुछ सीख जाओगे कि आप कभी एक्सपेक्ट भी नहीं कियोगे। वहां की बहुत सारी चीजें आप सीख जाओगे और आपको बहुत अच्छा भी लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 कि एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य क्या है। एक शिक्षा होती है, आपको पता होगा, कला शिक्षा। इस शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य क्या है, यही पूछ रहा है। ऑप्शन है बच्चों से चित्र बनवाना, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं कि कला लगा हुआ है तो कला ही बनवाना। बी ऑप्शन है बच्चों को कला की शिक्षा देना, बिल्कुल नहीं, ये भी गलत बात है। सी ऑप्शन है बच्चों को सांस्कृतिक विरासत की जानकारी देना, बिल्कुल सही बात है, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कला शिक्षा का यही उद्देश्य था जोड़ने का कि बच्चों को सांस्कृतिक विरासत की जानकारी देना और छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को भी बढ़ावा देने का काम किया था। कला शिक्षा को जोड़ने का मेन एम यही था, मेन उद्देश्य यही था। तो सी ऑप्शन जो होगा वो हमारा 15 का वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जो मैं एक्स्ट्रा चीजें आपको बता दे रहा हूं वो चीज आप चाहो तो नोट कर लो, या फिर आप वीडियो को एक बार फिर से देख लेना, फिर आप नोट कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने कि एनसीएफ 2005 में किस परीक्षा के संबंध में सुधार के लिए सुझाव दिए गए थे। देखिए यहां पर कैसे सुझाव दिए गए हैं, अभी आपको पढ़ता हूं तो आप खुद बताइएगा कि ये सच है या गलत है। ऑप्शन है 5वीं, 8वीं, 9वीं या फिर 10वीं कक्षा। ध्यान रखिएगा कि जो 10वीं कक्षा के लिए वहां पर जो है सुधार के लिए जो है सुझाव दिए गए थे, और वो सुझाव था कि 10वीं को जो है वो ऑप्शनल कर दिया जाए। ठीक है, देखिए आप खुद बताइएगा, मैं यहां पर कोई कमेंट नहीं करूंगा। ठीक है, आप खुद बताइएगा ये चीज सही है या कि नहीं है कि 10वीं को ऑप्शनल कर दिया जाए, बच्चा चाहे तो पढ़े या फिर ना पढ़े। ठीक है, जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि ये सही चीज है या फिर गलत चीज है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 कि एनसीएफ 2005 का मुख्य सूत्र शिक्षा बिना बोझ के कब लाने पर विचार हुआ था, यानी कि जो मैंने अभी आपको जो बताया था लर्निंग विदाउट बर्डन, उसको लाने पर कब विचार हुआ था ये आपको बताना है। ऑप्शन है 1992, 1993, 1994 या फिर 1995। ध्यान रखिएगा, जो लर्निंग विदाउट बर्डन का कंसेप्ट लाया गया था वो लाया गया था आपका 1993 में। तो बी ऑप्शन जो होगा वो हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 और अब जो है 3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, 18, 19, 20। इसमें मैंने ऑप्शन नहीं दे रखे हैं,
थोड़ा सा एक्स्ट्रा जानकारी के लिए आपको ये क्वेश्चन मैं करा दे रहा हूं। एनसीएफ 2005 के एक अध्याय है विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण में क्या कॉन्सेप्ट बताया गया है, ये आपको यहां पर बताना है। ध्यान रखिएगा, ये जो चैप्टर था विद्यालय एवं कक्षा, यहां पर वातावरण के बारे में ये बताया गया कि वातावरण के भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक आयाम अधिगम को कैसे प्रभावित करते हैं, यानी कि जो आपका एनवायरमेंट है वो फिजिकल और साइकोलॉजिकल वे में किस तरीके से लर्निंग पे इफेक्ट डालता है, यही कहता है हमारा एनसीएफ 2005। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 कि एनसीएफ 2005 के किन शिक्षण सूत्रों के अधिगम प्रयोग का सुझाव दिया गया है। ऑप्शन तो नहीं है यहां पर, वैसे ही मैं आपको बता दे रहा हूं। ये सुझाव दिया गया था कि ज्ञान से अज्ञान की ओर और मूर्त से अमूर्त की ओर यहां पर बात की गई थी एनसीएफ 2005 के शिक्षण सूत्रों के अधिगम को प्रयोग करने के लिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये बहुत ईजी क्वेश्चन थे, मुझे लगता है आपको रटे हुए होंगे, इसलिए मैंने इसमें ऑप्शन नहीं दिया। ज्ञान से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, ठीक है, ये सारी चीजें आपको ध्यान होंगी पहले से ही, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा, अगर प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन थे इसलिए मैंने सोचा इसमें ऑप्शन नहीं देते हैं, सिर्फ आपको ऐसे ही याद करा दिया जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 की एनसीएफ 2005 के अनुसार मार्गदर्शक सिद्धांतों में क्या निहित है, ये आपको बताना है। ठीक है, अब मैं इसमें भी कोई ऑप्शन है, मैंने आपको पहले बता दिया था। ध्यान रखिएगा, मैंने आपको दो क्वेश्चन पहले बताया था कि ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना ही कहता है एनसीएफ 2005 का मेन कॉन्सेप्ट, यही कहता है। क्योंकि आपको पता है हमेशा किताब की ही जानकारी लेकर के आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते, तो स्कूल के साथ साथ जो आपकी बाहरी नॉलेज है वो होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पूरे 20 क्वेश्चन की मैंने सीरीज करा दी आपको। आई होप कि आपको हेल्पफुल लगी होगी, इंपॉर्टेंट लगी होगी। तो अगर ये वीडियो आपने पहली बार देखी है तो प्लीज सब्सक्राइब बटन प्रेस करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन मैंने दे दिया है टेलीग्राम ग्रुप का, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर हम लोग अच्छे से डिस्कशन करेंगे, जो भी आपके डाउट्स होंगे वहां पर क्लियर करेंगे, और जो भी नई वीडियो आने वाली होगी वहां पर भी आपको इंफॉर्मेशन सारी मिल जाए करेगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप स्माइलिंग, स्टे होम, स्टे सेफ।